हेलो एवरीवन। लास्ट जो वीडियो हमने डाला था वो केवीएस 2018 का सॉल्व पेपर था, जिसमें हमने 65 क्वेश्चन पूरे क्लियर करा दिए थे। अब आगे बढ़ेंगे उसी में क्वेश्चन नंबर 66 से। तो पहला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा उन भारतीय कलाकारों में से एक थे जिन्होंने माध्यम के रूप में चित्रण कार्य का प्रारंभ किया। तो भारत में तैल चित्रण का प्रारंभ करने वाले जो कलाकार थे वो थे राजा रवि वर्मा। इन्होंने यूरोपीय कलाकारों के द्वारा जो है तैल रंग की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भारत के पौराणिक जो विषय थे इनको चित्रित किया, और किस माध्यम में, तो तैल रंग माध्यम में इन्होंने चित्रित किया। पूछा जाता है, आगे बढ़ेंगे 67 पे, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है। तो बीच में जो नीला रंग यूज हुआ है वो कौन सा है, पहली बात तो वो है नेवी ब्लू। क्या है, कौन सा रंग है वो, तो नेवी ब्लू है। अब उसका अर्थ क्या होता है प्रतीकात्मक रूप में, तो स्वच्छ आकाश महासागर की भांति सुखद एवं विस्तृत। स्वच्छ आकाश महासागर की भांति सुखद एवं विस्तृत। आगे बढ़ेंगे 68 पे, दक्खनी लघु चित्र शैली किस समयावधि में विकसित हुई। तो मुगल हो, राजस्थानी हो, पहाड़ी हो, वैसे ही दक्षिण भारत में भी एक लघु चित्र शैली पनपी थी। इसका समय पूछ रहा कब पनपी, तो 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी। कब से लेकर कब तक, तो 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये पनपी। यहाँ पर टोटल 5 राज्य थे, जिनमें से जो शुरुआत के 3 बड़े राज्य थे या कह लो उपशैलियाँ थीं, ये लघु शैलियों के रूप में विकसित हुई। उसमें कौन कौन था, उसमें था अहमदनगर, दूसरा था बीजापुर, अगला था गोलकुंडा, अगला था बरार, और लास्ट था बीदर। इन्हीं जगहों पर जो है दक्षिणी लघु शैली पनपी, जिसमें से शुरुआत के 3 जो देख सकते हैं हम क्षेत्र, यहाँ पर अधिक रूप से यहाँ पर दक्षिणी शैली विकसित हुई, और यहीं से चित्र पूछे भी जाते हैं। आगे बढ़ेंगे 69 पे, बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे। तो बंगाल शैली की जो स्टार्टिंग की है वो किसने की है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। इन्होंने वह शैली में जो है चित्रणकार किया। तो यहाँ की शैली कौन सी थी, वह शैली, और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल लघुचित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताएं। तो ये मिस्किन के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, तो मुगल काल में। मुगल काल का चित्र है, चित्रकार का नाम मिस्किन है, और उसने जो चित्र बनाया है उसका नाम है गोवर्धनधारी कृष्ण। आगे बढ़ेंगे 71 पे, रागमाला चित्रण का विशेषतः संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया क्योंकि उनकी रुचि में थी। तो आदिल शाह जो थे, इनकी रुचि संगीत में थी, और रागमाला भी संबंधित किससे है, संगीत से संबंधित है। तो मोहम्मद आदिल शाह द्वारा जो है रागमाला का चित्रण किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जो आदिल शाह थे वो किस में रुचि लेते थे, संगीत में रुचि लेते थे। आगे बढ़ेंगे 72 पे, प्रसिद्ध मुगल लघुचित्र बाबर सोन नदी पार करते हुए। ये भी मुगल शैली का चित्र है। बाबर सोन नदी पार करते हुए किस शैली का है, मुगल शैली का है। अब किसने बनाया, तो जगन्नाथ नामक कलाकार के द्वारा जो है ये चित्र बनाया गया। किसने बनाया, तो जगन्नाथ नामक जो कलाकार था इसके द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ेंगे 73 पे, पहाड़ी लघु चित्र शैली की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया। तो भड़कीले कह लें या फिर कह लें चटक रंगों का प्रयोग किया गया। तो पहाड़ी शैली की जो उपशैली थी, बसोहली उपशैली, इसमें जो है चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे 74 पर, राम किंकर बैस द्वारा निर्मित अधिकांश मूर्तिशिल्प कहाँ हैं। तो जो इन्होंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है शांति निकेतन में, तो इनकी अधिकांश जो कलाकृतियाँ कहाँ रखी इस समय, तो शांति निकेतन में। इनका माध्यम क्या मेन था, तो सीमेंट कंक्रीट इनका माध्यम था। और साथ ही साथ इनकी एक बहुत ज़्यादा जो फेमस कृति है या मूर्तिशिल्प है, संथाल परिवार, ये जो है शांति निकेतन के खुले प्रांगण में रखी हुई है। पूछा जाता है बार बार। 75, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प आकृत के कलाकार का नाम बताइए। तो आकृत किसने बनाई, तो एक मूर्तिशिल्प है, इसको बनाया है शंखो चौधरी के द्वारा। आकृत नामक एक मूर्तिशिल्प है, किसने बनाया,
शंको चौधरी। अगला है ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है, तो सम्मति, समरूपता और संतुलन। इसकी जो सबसे मेन विशेषता है उसकी क्या है? सम्मित, समरूपता और संतुलन जो है इसका सबसे विशिष्ट विशेषता है। आगे बढ़ेंगे 77 पर, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघुचित्र पक्षी विश्राम अड्डे पर, यानी कि जो एक बाज पक्षी है वो अपने विश्राम अड्डे पर बैठा हुआ दिखाया गया है, किसने बनाया है? तो वो किसने के द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया है मंसूर के द्वारा। तो मंसूर के द्वारा बनाया गया। तो पूछ रहा है उसके समय जो राजा कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल में मंसूर नामक चित्रकार था जिसने 100 से अधिक फूलों और जानवरों या पशु पक्षियों का चित्रण किया। तो जहांगीर के समय, जहांगीर सही होगा। आगे बढ़ेंगे 78 पे, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नर्तृत्व किशोरी, जिसे हम लोग डांसिंग गर्ल के नाम से भी जानते हैं, कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। जितनी भी प्रागैतिहासिक से लेके बंगाल शैली के पहले तक के जितने चित्र हैं वो सारे कहाँ संग्रहित हैं? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और बाकी जो आधुनिक वाले हैं वो आधुनिक NGMA में संग्रहित हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। बाकी सारे कहाँ हैं? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे 79 पर, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने क्या किया था? पहली मंजिल इनके द्वारा बनवाई गई थी, बाद की जो 3 मंजिलें थी वो इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराई गई। तो निर्माण शुरुआत किसने कराया? आरंभ कराने की बात कर रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ेंगे 80, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किससे अपनी चित्रशैली का विकास किया? तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे इन्होंने 62 साल या 60 साल की उम्र में चित्रकला पहली बार इन्होंने स्टार्ट की। तो लेखन में शुद्धियाँ और विलोपन जब ये कार्य करते थे तो कभी कभी इनके कार्य पर पानी, चाय, कलर इस तरीके से वो जो है कलर मतलब इंक फैल जाती थी, तो उससे कुछ आकृतियाँ बन जाती थी, जिससे इन्होंने प्रेरणा लेके आगे चित्रकारी प्रारंभ की। ये इन्होंने इंक में भी काम किया है, जब इंक फैल जाती थी उसी को आगे इन्होंने प्रेरणा लेके आगे काम किया। आगे बढ़ेंगे 81 नंबर, हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है? हड़प्पा की मोहरों में कौन सा पौराणिक एक जंतु है जिसको निरूपित किया गया? तो एक श्रृंगी अश्व हो या फिर बैल हो, इन दोनों में से दोनों सही कराए जाते हैं। एक श्रृंगी अश्व या बैल, इसको जो है यहाँ पर मोहरों पर दिखाया गया है। एक सींग वाले अश्व या एक सींग वाले बैल को दिखाया गया है। अगला है 82, भरूच स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो शुंग काल। तो भरूच स्तूप जब पूछे UPTGT में बात करें UPTGT की, तो भरूच स्तूप जब पूछेगा तो होगा वहाँ पे शुंग काल। और जब सांची पूछे तो सांची के लिए होगा मौर्य काल। और जब दोनों साथ में पूछे भरूच प्लस सांची कब बने, तो वो हो जाएगा शुंग काल। ये ठीक है, यही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे 83, यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई? तो नैसर्गिक, यानी नैसर्गिक को बोलते हैं प्राकृतिक अभिव्यक्ति। यहाँ पर यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात जब यूरोप की चित्र में जो प्रभाव पड़ा भारतीय कला पर, मुगल कला पर, तो उसमें क्या हुआ? प्राकृतिक चित्रण अधिक होने लगा, यही है। आगे बढ़ेंगे 84, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? ये पहली बार पड़ता है महाराष्ट्र। कहाँ है ये? तो एलोरा स्थित जो मंदिर है कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ये क्या है? एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है, एकात्मक मंदिर बोलते हैं। और पूरी विश्व में सबसे बड़ा एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई कोई ये शिल्प है, तो शिल्प काट है। पहली बात क्या है? शिल्प को काट के बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे 85 पे, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र मदर टेरेसा के कलाकार का नाम बताइए। तो मदर टेरेसा बहुत पूछी जाती है। मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन के द्वारा जो है ये मदर टेरेसा सीरीज़ बनाई गई है। वो कहाँ रखी है ये? तो NGMA कहाँ है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इस समय रखी हुई है ये। फिर है प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प अनसुनी सीखें। इसमें एक परिवार जो एक बच्चा है, उसके माता पिता जो हैं ऊपर हाथ उठा के चीखते हुए दिखाए गए हैं। अनसुनी चीखे मूर्तिशिल्प को बोलते हैं।
किसने बनाया? तो ये बनाया है अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल के द्वारा ये जो है मूर्तिशिल्प बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे 87 नंबर पे, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा डाकयार्ड कहते हैं। तो कहाँ पे है ये? लोथल में। गोदीवाड़ा या डाकयार्ड कहते हैं इसे। कहाँ पड़ता है ये? लोथल में। एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं बंदरगाह। गोदीवाड़ा को क्या बोल सकते हैं? बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह होता है गोदीवाड़ा, जिसे डाकयार्ड नाम से भी जानते हैं। लोथल से मिला है। इसकी अगर साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई है 710, चौड़ाई है 240 और ये पूरा जो है एक दीवार से पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे जाएंगे। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र प्रतीक है गतिमान, सदाचारी और अनवरत विकास का। जो राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र बना हुआ है जिसमें टोटल 24 तीलियाँ हैं, ये किसका प्रतीक है? गतिमान यानी कि निरंतर गति होती रहे, सदाचारी और अनवरत विकास, लगातार विकास बढ़ता रहे, इसका यह प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे 89 पे, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र पार्थसारथी। ये देख सकते हैं पार्थसारथी। जब महाभारत युद्ध में जो है कृष्ण भगवान क्या हुआ था, अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, उन्होंने उनका रथ जो है संभाला था। पार्थसारथी का चित्रण किसने किया? तो नंदलाल बोस। इसमें कृष्ण भगवान को दिखाया गया है। किसने बनाया इसको? तो नंदलाल बोस ने बनाया। अगले चलेंगे 90 नंबर, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव, जन्म प्रारंभ कब हुआ? तो मुगल लघु चित्रकला कब पनपी? तो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये भी चली है। तो 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गई थी ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो कारखाना। इनके वहाँ जो है कारखाना खोले गए जहाँ पर एक साथ चित्रकार जो बैठ के काम करते थे। ये अकबर काल से ही स्टार्ट हो गए थे। इसमें एक रेखांकन करता था, दूसरा उसमें रंगांकन का काम करता था। इस तरीके से सभी कलाकार जिस जिस चीज़ में महारत हासिल थे वो अपना अपना कार्य करते थे। ठीक है, उसे क्या बोला जाता था जहाँ पे लोग कार्य करते थे? कारखाना। फिर है त्रिमूर्ति शिल्प किस गुफा मंदिर में स्थित है? तो त्रिमूर्ति हम देख सकते हैं भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। इसमें कोई लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दिखाया गया है। इसको सदाशिव नाम से भी जाना जाता है। सदाशिव नाम से भी पूछा जाता है। ये कहाँ पड़ती हैं? तो एलिफेंटा की गुफाओं में की सबसे मेन मूर्ति है ये त्रिमूर्ति। और ये कहाँ है एलिफेंटा की गुफाएं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के धारापुरी टापू में जो है पड़ती हैं। और त्रिमूर्ति कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में। आगे बढ़ेंगे। सांची स्तूप। सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप की बात आया तो स्तूप सिंपल सी बात है, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला बढ़ेंगे 94, दक्कनी लघु चित्र शैली की ये 4 उप शैलियाँ हैं। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद, ये 4 जो हैं उप शैलियाँ रही हैं। 3 मेन राज्य हो गए, एक चौथा था हैदराबाद। अगला बढ़ेंगे 95 पे, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र विकर्ण को किसने बनाया? तो विकर्ण जो है ये चित्र बनाया है तैयब मेहता ने। किसने बनाया? विकर्ण सीरीज विकर्ण सीरीज के लिए कौन जाना जाता है? तो तैयब मेहता। अगला बढ़ेंगे, राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया? तो राजा रवि वर्मा जो थे भारत की पौराणिक कथाओं को उन्होंने चित्रित किया है। माध्यम क्या था? तैल माध्यम था। तैल माध्यम। ठीक है, तैल माध्यम में भारत की पौराणिक कथाओं को चित्रित किया। अगला है प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र कविता का जन्म, बर्थ ऑफ पोएट्री, किसने बनाया? तो के हैबर। के हैबर के द्वारा बनाया गया बांग्लादेश का जन्म और कविता का जन्म। ये इनकी 2 मेन पेंटिंगें जो पूछी जाती हैं। फिर है 98, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को प्रतीकात्मक स्वरूप में निरूपित किया गया है? तो प्रतीकों के स्वरूप में कहाँ निरूपित किया गया है? एक मिनट, बात कर रहा है प्रतीकात्मक स्वरूप की। तो प्रतीक के रूप में कहाँ बना है? तो हीनयान में बना है। मूर्तियाँ कहाँ बनी? तो महायान में बनी है। और प्रतीक कहाँ पे बने? जैसे कि ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष के रूप में दिखा दिया, या फिर घर त्याग को दूसरे तरीके से दिखा दिया, इस तरीके से जन्म को हाथी के रूप में दिखा दिया। तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ें जो हैं उसमें इन्होंने दिखाई है। किसमें? हीनयान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला प्रमुखता किस चीज़ से निर्मित है? तो मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है मेन रूप से लाल बलुआ पत्थर। एक सेकंड,
जी, लाल बलुआ पत्थर में, क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे लाल किला हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया, ज़्यादातर इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है। उसके बाद संगमरमर का दूसरे नंबर पर यूज़ हुआ है। आगे बढ़ेंगे 100 नंबर। चोल वंश के शासनकाल में कांस्य को किस विधि में ढलवाया जाता था? तो वही मधुशिष्ट विधान, व्यर्थ मोम की प्रक्रिया, जिसमें पहले मूर्ति को मोम के माध्यम में बनाकर उसको पीओपी से कवर किया जाता है, बाद में आग में पकाया जाता है, जिससे मोम जो है अंदर ही अंदर जल के ख़त्म हो जाता है। बाद में उसमें जो है धातु को पिघलाकर डाल दिया जाता है और आखिरी में मोल्ड को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये विधि होती है मधुशिष्ट विधान, व्यर्थ मोम की प्रक्रिया। इसी का प्रयोग किया जाता था चोल काल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, थैंक यू।